हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मिडल एकेडमी। इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे थे उसकी आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। कल आपने देखा कि हमने डिस्कस किया था कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो ये टॉपिक हम देख चुके हैं, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। एक 3-4 मिनट्स के अंदर हम इसका एक रिकैप करेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूएसएस हेजिमनी एंड इट्स रेजिस्टेंस। यूएसए ने जो अपनी एक मैन्युफैक्चर कंसेप्ट बना के एक अपनी सुपर पावर बना रखी है और उस सुपर पावर को आज कैसे चैलेंजेस मिल रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, परंतु जो कल हमने पढ़ा उसमें से कुछ चीज़ें निकल के आएगी, तो आपको दोनों को लिंक करके चीज़ों को समझना होगा। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद हम जो हमारे नए वाले टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, राइट। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, कोल्ड वॉर क्या है। हमने नेशन स्टेट की बात की थी, यूरोप के अंदर किस प्रकार राष्ट्र की अवधारणाओं का जन्म हुआ। तो वहाँ पे राष्ट्रवाद है वो एक चरम स्तर से फैला, और इस राष्ट्रवाद के कारण ही कई राष्ट्रों के बीच में आपस में कुछ फॉल्ट लाइन्स बनी। ये जो फॉल्ट लाइन्स बनी, इन फॉल्ट लाइन के कारण आपस में विवाद हुए और विश्व जो दो धुरी में बटा हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो इन दोनों की अलग अलग विचारधाराएं थी। यूएसए कैपिटलिज्म और यूएसएसआर साहब का सोशलिज्म बिलीव करता था। तो इन विचारधाराओं के आधार पर ही विश्व का पोलराइजेशन हुआ, यानी कि विश्व अलग अलग धुरियों में बटा। इन धुरियों के बटने से क्या हुआ कि इन देशों के साथ साथ जहाँ भी कोई भी समस्या आ रही, किसी भी फॉल्ट लाइन, फॉर एग्जांपल कोरिया है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है, जहाँ भी कोई भी समस्या आ रही थी, उस समस्या के कारण उन देशों के राष्ट्रों के आसपास अलायंस सिस्टम बनने लगे। और ये अलायंस हमने वर्ल्ड वॉर वन में देखे थे, वर्ल्ड वॉर टू में देखे थे। परंतु कोल्ड वॉर के समय यहाँ पे जो अलायंस थे उसमें एक खास बात थी, यहाँ पे कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहा था, क्योंकि विश्व की ये जो महान शक्तियाँ थी इन्हें पता था कि डायरेक्ट वॉर लड़ने से बहुत तगड़ा नुकसान है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने रिसोर्सेज लगाए, अपनी आइडियोलॉजी लगाई, लेकिन जो लैंड है कहीं और की होगी। जैसे वियतनाम के अंदर युद्ध हो रहा था, लेकिन लड़ कौन रहा था, एक तरफ यूएसए सपोर्ट कर रहा था और एक तरफ यूएसएसआर। तो आप ये देखिए, इसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। और इस प्रॉक्सी वॉर के कारण धीरे धीरे इस प्रॉक्सी वॉर से क्या हुआ, जो जीता उसकी एक हेजिमनी एस्टेब्लिश हुई, जो आज का हमारा एक मेन टॉपिक भी है। तो आप ये याद रखें, हेजिमनी को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉक्सी वॉर एक बहुत बढ़िया तरीका है जो इस विश्व के अंदर कई देशों ने अपनाया, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो जितनी भी लड़ाइयाँ, अलायंस और प्रॉक्सी वॉर बनते हैं ना, इसके पीछे एक मेन कंसेप्ट होता है, वो होता है इकोनॉमिक रीजंस। वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी तो मैंने आपको 3 वर्ल्ड ऑर्डर बताए थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की जब स्थापना हुई, तो वुड्रो विल्सन थे यूएसए के प्रेसिडेंट। उन्होंने कुछ अपने 14 पॉइंट्स दिए थे और उन पॉइंट्स के आधार पर ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। अब लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना हुई उसके मूल उद्देश्य क्या थे, जस्टिस, फेयरनेस और इक्वालिटी, मतलब न्याय, समानता और ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें इसको एस्टेब्लिश करना था। परंतु इसने क्या कुछ कमियां थी जिस कारण से लीग ऑफ नेशन फेल हुई, और वो कमियां क्या थी। एक, आप जानते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला उसमें एक मेन पावर थी जर्मनी। तो इन्होंने जर्मनी को ट्रिटी ऑफ वर्साई में और उसके बाद भी इस जर्मनी के खिलाफ था सब कुछ। ट्रिटी, ये लीग ऑफ नेशन में जो नेशंस थे ना, वो भी जर्मनी को लेकर के किसी को भी सिंपत्ति नहीं थी। तो जब आप हार्श हो जाओगे किसी चीज़ पे, जितने आप कड़क रूप से काम करोगे ना, तो उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, थर्ड लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वही है, जर्मनी के ऊपर जितना दबाव डाला गया, वो दबाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक उछाल के रूप में, स्प्रिंग के रूप में बाहर देखने को मिला। तो ये भी एक रीज़न था। दूसरा, ये जो लीग ऑफ नेशन था वो क्या प्रो यूएस और जो यूएस के दोस्त थे उनके लिए बड़ा फेवरेबल था। और विश्व में आप ये लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया कि भाई दोबारा ऐसा कोई युद्ध नहीं होना चाहिए और हमें शांति बनाए रखनी है, विश्व में प्रोग्रेस करनी है। जब आपने पूरी दुनिया के लिए एक संस्था बनाई है और उस संस्था ने विश्व की 2 बड़ी समस्याएं, एक जो उपनिवेशवाद और दूसरा जो रेशियल थ्योरी है, इन दोनों के खिलाफ उसने कोई काम नहीं किया था। इस कारण से क्या हुआ कि ये जो लीग ऑफ नेशन वो फेल हो गई। अब जैसे ही लीग ऑफ नेशन फेल हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के साथ ही हमारा इसके खत्म होते होते सेकेंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाता है। देखो, वर्ल्ड ऑर्डर क्यों बनते हैं, क्योंकि शक्ति का जो केंद्र है ना, वो दूरी भी चेंज हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम शक्ति का केंद्र यूरोप था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम शक्ति का केंद्र आखिर में कौन, यूएसए के पास शिफ्ट हो गया था।
तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएसए के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने और बाकी देशों ने प्रयास करके एक संस्था बनाई और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जिसमें यूएनएससी वगैरह कई हमारे भाग हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो आप समझे क्यों हमारे जो टॉपिक्स है ना यहाँ से उठाए गए, क्योंकि ये हम कंसेप्ट को समझते ही नहीं है। जो हिस्ट्री बनी आ रही है ना, इसको तो हम जानने का प्रयास ही नहीं करते। हम सोचते हैं डायरेक्ट हम यूएनओ के बारे में पढ़ लेंगे और एग्जाम मार्क्स आ जाएंगे। वहाँ लिंकेज जरूरी है। वो लिंकेज जो होते हैं ना, उनके फिर हम कॉपीज में देखते हैं, इसको तो 8 मार्क्स मिल गए, इसको 8.5 मिल गए, और फिर बाद में डिस्कशन होता है इसको कैसे 8.5 दे दिया और मेरे को 6 दिए या 5 दिए। देखो कुछ फ़र्क होता है, तभी एग्जामिनर के पास अथाह नॉलेज है। आप कितना दे सकते हो नंबर लेने के लिए, वो आपकी एबिलिटी। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। तो जो सिद्धांत लीग ऑफ नेशन के थे वो इसके भी हैं, तो जस्टिस, इक्वालिटी और फेयरनेस। परंतु यहाँ पे दो कमियां जो थी ना, कोलोनिज्म और रेशियम, इन दोनों कमियों को यहाँ पे दूर कर दिया गया और एंटी कोलोनियल मतलब उपनिवेशवाद का अंत और जो रेशियल थ्योरी उसका अंत, ये दोनों का अंत करते हुए हमने किसकी स्थापना की? यूएनए। ये कुछ कारण है जिस कारण से आज भी यूएनए प्रासंगिक है। और यदि आपसे पूछ ले यूएनए क्यों प्रासंगिक है, तो आप उसमें एक रीज़न ये भी पॉजिटिव डाल सकते हो कि जो इसकी स्थापना थी, इसके जो उद्देश्य थे उस वक्त विश्व की मांग के अनुसार सही थे, जिसकी उन्होंने पूर्ति करने में एक सार्थकता निभाई है, जिस कारण से आज भी हमको यूएनए एक प्रासंगिक संस्था लगती है। हालांकि इसमें कमियां हैं। प्रश्न किस प्रकार का, आप उस प्रकार से उत्तर देना है। नाउ कम टू द सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इन सब के बाद 1991 आ गया। 1990, ये तो मैंने एक एग्जांपल कोट किया था, इसको छोड़ दीजिए। 1991 के अंदर यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चला। ये कोल्ड वॉर की बातें हैं कि भाई यूएसए और यूएसएसआर दोनों आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ रहे थे। यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी सोशलिस्ट हैं, जो समानता में विश्वास करते हैं। जैसे आपने देखा भारत के अंदर किस तरह से हम जो हमारी टैक्स की पॉलिसी है और जो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का काम करती है सरकार, यानी कि अमीरों से टैक्स ज़्यादा लेते हैं और हम वेलफेयर स्कीम के तहत जो गरीब हैं, पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, किसान हैं, उनको हम पैसा देने का सरकार प्रयास करती है। ये चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट हमारी जो मेन एम है गवर्नमेंट का, वो उसके अंदर सोशलिज्म इन्वॉल्व है। और यही चीज़ हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन भी। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो लिबर्टी पे विश्वास करते हैं और इन दोनों का मिला जुला स्वरूप देखा गया। प्रॉक्सी वॉर की कहानी बताई आपको, और इस प्रॉक्सी वॉर में जितने भी एंगल हुए वो हुए कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर किसके बीच में है? यूएसए यूएसआर के बीच में। वर्तमान में कोल्ड वॉर 2.0 भी चलता है, जिसकी हम बात करते हैं यूएसए और चाइना के बीच में। अब जो कोल्ड वॉर होता है ना, उस कोल्ड वॉर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे यूएसआर और यूएसए दोनों लड़ तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने मोहरा किसको बनाया? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। इनको आपस में लड़ाया, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। अब क्या हो रहा है कि लड़ाई तो असली किसके बीच में है? असली लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है, यूएसए और यूएसआर के बीच में। परंतु ये क्या कर रहे हैं? अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को लड़ा रहे हैं। इसको लड़ाने के लिए इनको एक लाइन ऑफ फॉल्ट की आवश्यकता थी, वो बन गई। फिर जब लाइन ऑफ फॉल्ट बन गई, दोनों को एक दूसरे के विरोध आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे लड़ा दिया, विचारधाराओं के आधार पे। जिससे क्या हुआ? ये एक दूसरे से बट गए, पोलराइज हो गए। और इस पोलराइजेशन के कारण है कुछ देश नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में आएंगे, कुछ साउथ कोरिया के। लेकिन गेम कौन खेल रहा है? गेम ये बड़ी ताकतें खेल रही है। इसको बोलते हैं अलायंस सिस्टम। और यही अलायंस सिस्टम आगे जाके प्रॉक्सी वॉर के रूप में जो प्रॉक्सी वॉर जीतता है उससे उसकी हेजिमनी बनती है। अमेरिका ने आज तक यही काम किया है, इसी कारण से उसकी हेजिमनी अभी तक बनी हुई है। अब नई हेजिमनी के रूप में उसको चैलेंज कर रहा है चाइना। तो आप शायद नोटिस करें चाइना भी क्या कर रहा है? पोलराइजेशन कर रहा है। ये कंसेप्ट फिक्स है, आप इस कंसेप्ट को ना भूलें। ये जो कंसेप्ट है ये फिक्स है, इसको नोट कर लें, कॉपी में लिख लें। एग्जाम में अगर किसी प्रकार का सवाल आता है, लिखना है। चाइना के रिलेशन में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कोट करूंगा कि कैसे चाइना नई फॉल्ट लाइन बना रहा है। उस फॉल्ट लाइन से वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे लोगों को लड़ा रहा है, और इससे क्या हो रहा है? विश्व का दूरीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। ये पोलराइजेशन नए नए अलायंस बन रहे हैं, और इन अलायंस के कारण प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट भी हो चुके हैं। और यही तो हेजिमनी एस्टेब्लिश करने का तरीका है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये सिद्धांत फिक्स हैं, इस्तेमाल कौन कैसे करता है वो उदाहरण बनते हैं। हेजिमनी के बारे में मैंने बताया था, एक सिमेट्रिकल बैकग्राउंड, इस तरह के मैप बना करके आप बहुत शानदार मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बहुत छोटे से क्रिस्प में हमने पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी को 4-5 शब्दों में लोगों को बता दिया, एग्जामिनर को बता दिया।
तो ये चीज़ें आपको एडवांटेज देती है इनहेरेंट। इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की हमने बात करी 1991 के बाद में, तो आप जानते हैं कि यूएसए इकलौता और सुप्रीम पावर बन के बढ़ा। अब कैसे? क्योंकि पूरी विश्व की जो सत्ता थी, ताकत थी, एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में यूएसए के पास आ गई। और इससे हुआ क्या, जो यूएसआर का विघटन हो गया, रशिया बना, तो वहाँ पे जो साम्यवाद की विचारधारा है, सोशलिज्म है, उसमें क्या मिली? गिरावट मिली। आप उदाहरण ये देख सकते हो कि यूएसए विश्व का 2/3 आर्म्स का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को करता था। इससे ये साबित होता है कि यूएसए एक सुपर पावर या उसकी हेजेमनी एस्टेब्लिश हो गई है, या फिर एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो चुका है। अब जो इसको विरोध कर रहा था ना, रशिया या यूएसएसआर, अब यूएसएसआर तो टूट गया, अब बचा कौन? रशिया, एक बड़ी ताकत। तो रशिया ने भी क्या किया कि यूएसए का साथ दिया बहुत सारी जगह पे। आप कहीं पर भी देखो, आर्म्स कंट्रोल की कुछ, आप इनके बीच में आपस में संधियाँ हुई, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ हुई, फिर जो इनके ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस थे, या फिर जो इन्होंने इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाए, उदाहरण के तौर पे G8 के अंदर रशिया भी था। विश्व की जो बहुत बड़ी 8 अर्थव्यवस्थाएं थी, उसके अंदर रशिया भी था। यहाँ पे रशिया भी है, अमेरिका भी है। तो क्या हुआ, रशिया यहाँ पे यूएसए का कई जगह साथ दे रहा है। इससे मतलब क्या निकलता है? हेजेमनी किसकी एस्टेब्लिश हो रही है? यूएसए की। और उसके बाद टक्कर देने के लिए तो कोई था ही नहीं, यूरोप खत्म हो चुका था। लेकिन इसी वक्त एक चाइना ने एग्रेसिवली इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो कि नई एक, आज जो हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस टू यूएस हेजेमनी, उसका एक बड़ा एग्जांपल चाइना है। और उसका कारण क्या है कि कोल्ड वॉर के टाइम, उससे पहले भी चाइना पीसफुली अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहा था। अब आ जाओ नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट भी उस टाइम बना, उसके हम बारे में अभी यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी के साथ इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में ये भी देख सकते हो, उसी टाइम में आपको फ्री मार्केट देखने को मिले। उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम्स यहाँ पे काफ़ी फ्लरिश हुए, एफडीआई बढ़ा देशों के अंदर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट का काम किया। लेकिन ये सब किसके निर्देश पे हो रहा था? यूएसए के निर्देश पे। इसका मतलब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है। उसके बाद यूएनओ एक संस्था बनाई थी, काफ़ी इफेक्टिव बनने का प्रयास किया था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे इसकी हेजेमनी या सुपर पावर बना, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये पूरा यूएसए कंट्रोल में आ गया। उदाहरण मैंने फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में बताया था, जब इराक ने कुवैत का इन्वेजन किया था। उसके बाद 2023 के अंदर जब दोबारा से इराक ने अटैक किया था, तो उस वक्त आई थिंक इसका नाम इराकी फ्रीडम के नाम से इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया था। तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन से तो परमिशन ही नहीं है, और यूएसए ने ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया। तो ये दिखाता है कि यूएसए अपने आप को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी स्ट्रांग मानता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 नेशंस थे, उनके भी डिसीजनों को उसने ओवर पावर करके डिसीजन लिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये तो फिर नई चीज़ें मैंने आपको बताई और एक क्वेश्चन दिया था। आई होप आप लोगों ने लिखा है, और कई लोगों के स्टूडेंट्स के ये जो क्वेश्चन आए उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। बस यही है, जो डिस्कशन आपको उसको थोड़ा सा लिमिट करना है, स्टोरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। कौन से शब्दों का इस्तेमाल करके इसको आप बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 2। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है यूएसए की हेजेमनी एंड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1991 में यहाँ पे आपका यूएस है, ये आपका यूएसएसआर है। यहाँ पे यूएसएसआर का क्या हो जाता है, विघटन हो गया। तो यूएसएसआर तो यहाँ पे आपका टूट गया। टूटने के बाद 14 रिपब्लिक बने, और मेन शक्ति क्या बची आपकी, रशिया। अब रशिया ने देखा कि जो हमारी पुरानी विचारधारा थी वो तो गिरने लगी, साम्यवाद में गिरावट आने लगी। तो इस रशिया ने भी किसका सपोर्ट देना शुरू कर दिया, यूएसए का। तो ये सपोर्ट कर रहा है, हर जगह नहीं, कुछ मुद्दों पे। जब आपका दुश्मन आपको सहयोग कर रहा है, इसका मतलब आप पावरफुल हो चुके हो। तो यहाँ पे एक सुप्रीम लीडर का जन्म होता है, मतलब सुप्रीम पावर बन गई है। इससे पहले भी पावर थी, परंतु विश्व में 2 पावर थी। अब ये सुप्रीम पावर बन चुकी। कौन, यूएसए। जब यूएसए सुप्रीम पावर बन चुकी ना, इस सुप्रीम पावर के बनने के साथ ही आपको मैं ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे आप समझोगे कि इसकी जो हेजेमनी है वो कैसे एस्टेब्लिश हुई। इस हेजेमनी को हम क्या कहते हैं, एक्चुअली हेजेमनी क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेजिमनी क्या होता है ना, आप एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा कंसेप्ट, या फिर आप क्या करते हो ना, वो कहा जाता है कि
कोई बात नहीं है, लेकिन बात बना दी जाती है। तो हेजिमनी एक ऐसी एक मानसिक विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? मानसिक विचारधारा। एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेप्ट है ये। एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेप्ट है जिसके अंदर रियल में कोई चीज़ है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाया जाता है, आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि इन रियलिटी में जो चीज़ नहीं है वो रियलिटी में है। कैसे? हेजेमनी का मतलब क्या है? इट इज़ ए मैन्युफैक्चर्ड कंसेप्ट विच लेट यू बिलीव विच इज़ नॉट रियल दैट इज़ रियल। यानी कि एक ऐसी मानसिक विचारधारा जो आपको ऐसा एक आभास या विश्वास दिलाती है जो वास्तविक में नहीं है वो भी है, क्योंकि हेजेमनी में ऐसा कुछ तो है नहीं जो आपको दिखता है। तो ये एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में क्या होता है, हेजेमनी कई प्रकार की होती है। हेजेमनी को हम मिलिट्री हेजेमनी भी कह सकते हैं, हम इसको इकोनॉमिक हेजेमनी भी कह सकते हैं, हम कल्चरल हेजेमनी भी कह सकते हैं, हम साइंटिफिक हेजेमनी भी कह सकते हैं, हम सॉफ्ट पावर की हेजेमनी भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम हार्ड पावर की हेजेमनी भी कह सकते हैं। हेजेमनी के कई आयाम हैं, मतलब अपने आप की एक सर्वोच्चता स्थापित करना। अब मिलिट्री में क्या है कि आप बाकी सभी देशों से स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओ, ठीक है, या फिर आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अब मैं यूएसए की हेजेमनी की बात करता हूँ, आप देखना मेरी बात से। मिलिट्री हेजेमनी क्यों बोली? आप ये सोचो, मिलिट्री हेजेमनी में जो विश्व का बैलेंस ऑफ पावर है ना, वो यूएसए के फेवर में है। आज हालांकि अपना यूएसए है, वो इतनी चीज़ दिखाता नहीं जितनी उसकी क्षमता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं कैसे मिलिट्री, देखा आप सुनिए, ये हार्ड पावर का भी पार्ट है। सिलेबस में जो लिखा है यूएस हेजेमनी में उसके पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये आप इसको नोट डाउन कर लें। एग्जाम्स में कुछ ऐसी ही चीज़ें लिखनी होती है जिससे आपको तो उसकी यूएस हेजेमनी एज ए हार्ड पावर कैसे देखिए। एज ए हार्ड पावर आप देखो, एक तो वो क्या करेगा, रिश्ते बनाएगा, ठीक है, और वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अब कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, यदि आपको जानकारी है अब एग्ज़ाम में कैसे ग्राफ बनाने होते हैं, आप वो भी समझ लो। मैं आपको बताता हूँ, ये यूएसए की बात की 15 कंट्रीज़, अदर 50 कंट्रीज़, ठीक है, और ये पूरी दुनिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे जीरो एक्सिस हो गया। इस तरफ मैं एक्सपेंडिचर दिखाता हूँ, ये क्या है पता आपको? ये बिलियन डॉलर है। डॉलर दुनिया में एकमात्र जो हैवी करेंसी वो चलती है, क्योंकि ग्राफ छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बिलियन डॉलर में नहीं दिखाऊंगा। अब आप जानते हैं कि जो यूएसए है ना, यूएसए का जो उसका मिलिट्री स्पेंडिंग है वो कितनी है? तो यूएसए की मिलिट्री स्पेंडिंग तकरीबन आपके 600 से लेके 610 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये मैंने ग्राफ मिला दिया, ये लगभग यहाँ तक लाइन गई। अब जो दुनिया के यूएसए के बाद जो 15 मुख्य या 12 मुख्य देश है ना, अगर उनकी स्पेंडिंग की चर्चा करोगे तो उनकी जो इन 15 देशों की स्पेंडिंग है वो तकरीबन 700 बिलियन डॉलर है। और अगर बाकी पूरे विश्व की बात कर लोगे तो उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग 300 बिलियन डॉलर। अब आप देख लो कि कैसे एग्ज़ाम में आप दिखा सकते हो कि यूएसए है एक सुप्रीम हेजिमनी है, क्योंकि जो उसकी हार्ड पावर है, जो उसकी मिलिट्री है, उसका एक्सपेंडिचर देखो। एकमात्र देश विश्व का जिसकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 600 बिलियन डॉलर है, और वो हर साल करता है, ऐसा नहीं है कि उसने एक ही बार की। आप समझ गए? अगर आप इंडिया की बात करोगे तो हमारा कितना है डिफेंस का? लगभग 52 बिलियन डॉलर। ये भारत है। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे ऊपर तो कौन हो गया? यूएसए, 602 बिलियन डॉलर। अब अगर आप बात करो भारत के बाद, अमेरिका के बाद आता चाइना, हाईएस्ट जिसकी सेकंड मिलिट्री स्पेंडिंग है, तो उसकी लगभग 150 बिलियन डॉलर है। फिर आप बात कर लो जैसे हमारे रशिया की पकड़ लो,
तो रशिया भी ऑलमोस्ट $61 बिलियन के आसपास स्पेंड करता है। और इंडिया का मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा भारत है वो लगभग $52 बिलियन स्पेंड करता है। आज हम कैसी बात कर लें कि यस हम जानते हैं कि चाइना का राइज हो रहा है, वो हो रहा है। कई बार कुछ एस्टेब्लिश फैक्ट होते हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आखिर क्यों चाइना डायरेक्टली यूएसए को किसी भी मिलिट्री पावर में इंगेज क्यों नहीं करता है? यूएसए आता है, साउथ चाइना सी के अंदर भी अपने शिप को पेट्रोलिंग करता है, सबमरीन लेके जाता है, उसकी पैसिफिक फ्लीट आती है, यहाँ पे करके जाती है, ऑपरेशंस करती है, एक्सरसाइज करती है, क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। वो सिंगापुर के साथ काम करता है, इंडोनेशिया के साथ काम करता है, वियतनाम के साथ काम करता है। लेकिन कभी भी आपने देखा कि चाइना ने यूएसए के ऊपर मिलिट्रीली अटैक किया हो कहीं पर भी विश्व के किसी भाग में? आंसर इज नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि यहाँ आप फैक्ट देख सकते हो। चाइना, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जिसके अंदर बोला था कि फॉल्ट लाइन बनती है, इस फॉल्ट लाइन के बनने के बाद आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे आपस में बढ़ा जाता है, फिर आपका पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होने के बाद अलायंस बनते हैं, और अलायंस बनने के बाद आपका प्रॉक्सी वॉर होता है। सॉरी, यहाँ प्रॉक्सी वॉर होता है। आपने चाइना को किसी प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व नहीं देखा होगा, और आपने चाइना को यूएसए पे किसी भी भाग पे अटैक करते हुए भी नहीं देखा होगा। लेकिन चाइना कर क्या रहा है? वो फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहा है, और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर जो हमारा मध्य एशिया है वहाँ पर आप देखा होगा कि वो सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, इन सभी देशों को, और फिर वहाँ से जा रहा है अफ्रीका, फिर वो साउथ ईस्ट एशिया, फिर वो एशिया, इन सभी जगह पर वो अपने अच्छे संबंध बनाने की प्रयास कर रहा है। इवन वो यहाँ से आगे यूरोप भी जा रहा है संबंध बनाने के लिए। तो वो कर क्या रहा है? वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे यूएसए से लड़ने का प्रयास कर रहा है। फिर वो क्या करेगा? इन सभी देशों को पोलराइज करके अपने साथ लाने का प्रयास करेगा, और इस फॉल्ट लाइन के आधार पे अलायंस बनाएगा। अलायंस बनने के बाद जब उसकी मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तब वो जाकर के यूएसए से कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर में या डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होगा। क्योंकि आज मिलिट्रीली चाइना के पास रिसोर्सेज ही नहीं है जो रिसोर्सेज अमेरिका के पास है। आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कहना आसान है, यस चाइना राइज कर रहा है, इंडिया राइज कर रहा है, लेकिन मिलिट्रीली आज भी यूएसए को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आप सोचिए, यूक्रेन को कितनी एड दी, मिलिट्री एड दी किसने? यूएसए ने। कोई फर्क नहीं पड़ रहा यूएसए, वो कितना भी दे सकता है, क्योंकि जो उसका एक्सपेंडिचर है ना, विश्व के बाकी जो 12 देश हैं, जो फर्स्ट नंबर पर यूएसए और उसके बाद के जो 12 देश हैं ना, वो मिलकर के भी यूएसए के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बराबरी नहीं कर सकते हैं, और ना आने वाले 1 से 2 दशकों में कर पाएंगे। इसीलिए तो वो जो अपनी हेजेमनी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कोई ग्राफ बहुत बड़ा नहीं है सर, ये फैक्ट कैसे आएंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ये आपके सामने लिखे हैं, दीज आर ट्रू फैक्ट्स, गो एंड चेक एनीवेयर, ये आया हुआ है। आप इसको बढ़िया से आराम से पैटर्न को लिखें, बनाएं, और ऐसे आपका एग्जामिनर के ऊपर कितना असर पड़ेगा आप सोचो ना। वो किस तरह से मार्क्स देने के लिए खुद ललायत होता है कि मुझे मार्क्स देने हैं। ये मैंने आपको इसकी चाइना की, सॉरी यूएसए की एज ए हार्ड पावर बताया मैंने। यूएसए एज ए हार्ड पावर, यानी कि मिलिट्रीली वो कैसे सुपर पावर है। अब उसमें उसका R&D हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये सारी चीज़ें आ गई। आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। कौन सा? यूएसए की हेजेमनी एज ए हार्ड पावर और एज ए मिलिट्री। अब जो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो बैलेंस है उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, इसमें पहली बात तो वो बिल्कुल उसकी सुपीरियरिटी है एब्सोल्यूट टर्म में, और रिलेटिव टर्म्स के अंदर भी उसके कोई आसपास नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो वो R&D के ऊपर पैसा खर्च करता है ना, ऐसा नहीं केवल एक एक्सपेंडिचर का पॉइंट डाल देना है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया मिलिट्री एक्सपेंडिचर, दूसरा पॉइंट हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D के ऊपर जो पैसा खर्च करता है ना, उसके आसपास भी नहीं है, यानी कि जो दूसरे देशों का और उसका यूएसए का गैप है वो किसी के आसपास भी नहीं। तीसरा, टेक्नोलॉजी जो आज भी है उसके पास वो एडवांस है। आप मुझे ये बताओ ना, आज यूएसए अपने वहाँ से उसकी प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, वो लोगों को उसकी शेयर करवा रही है, किसकी? स्पेस की, अंतरिक्ष में लेके जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब वो अंतरिक्ष में लेके जा रहा है आज अपने आम आदमियों को, लोगों को, तो सोचिए उसकी जो मिलिट्री विंग है, जो उसकी स्पेस कमांड है, वो कितनी एडवांस होगी।
और बाकी देश तो आज कहीं आसपास पहुंचे भी नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि मिलिट्रीली आज भी कोई डाउट नहीं है कि यूएसए है वो एक सुपर हेजेमोन है। अब इसके अलावा दूसरा जो एक तरीका है ना, सॉफ्ट पावर, हेजेमनी एज ए सॉफ्ट पावर ऑब्लिक आप इसको ये बोलते हैं कल्चरल, सोसाइटल, सामाजिक तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे ये वाली हेजेमनी भी यूएसए ने एस्टेब्लिश कर रखी है। आज कैसे कर रखी है आप देखो, विश्व के अंदर आज क्या कंसेप्ट चल रहा है, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। मैं आपको सीधे पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप स्टोरी फॉलो कर लेना। दूसरा, विश्व के अंदर क्या चल रहा था पहले, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और ये जो कंसेप्ट है आज आपके क्या बन चुके हैं, अमेरिकनाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन पहले चलता था, अब बात करते हैं अमेरिकनाइजेशन की। यानी कि हुआ क्या है, जो यूएसए का एक जो सोसाइटी में जो लोगों का फ्रीडम है, वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल है, जो उनकी उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, इस चीज़ों ने पूरे विश्व को इतना प्रभावित किया है। और उसमें उसने किसका सहयोग लिया है, प्रचार प्रसार का। ठीक है, तो उसके उसके न्यूज़पेपर आज ये विश्व के बाकी सारी जगहों पर ऐसे पढ़े जाते हैं जैसे सबसे अच्छे न्यूज़पेपर तो वही है। अब ये नहीं समझा कि हर राष्ट्र का अपनी कुछ मानसिकताएं होती है, वो उसको प्रकाशित करता है। परंतु अब वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्व के लोगों का तांता लगता है वहाँ जाके पढ़ने के लिए। तो ये जो एज ए सॉफ्ट पावर, एज ए कल्चरल पावर, आप देखो ना, आज हमारे जो आम युवा है, आप हमारे आसपास भी देख लो किस तरह से हमारे पास क्रेज़ है उन लोगों के लिए, उनकी आदतों को, हैबिट्स को फॉलो करने के लिए। किस प्रकार से आपके यहाँ पे पिज़्ज़ा कल्चर, फास्ट फूड कल्चर, ये सब हमने वहीं से आयात किया है। धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही है, वहाँ से आयात हो रही है। वहाँ उसकी आवश्यकता थी, नितांत आवश्यकता थी, परंतु हमने उस अमेरिकन कल्चर को फॉलो करते करते हम उस चीज़ों में आ गए। आप देख लो किस प्रकार से, हालांकि ये एक उनका और कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चरल पावर के रूप में। लेकिन जैसे जिस प्रकार से अमेरिकन कंपनीज़ है, अमेजन है, जो आपकी आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली एप्पल है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एनवीडिया है, इंटेल है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हर आयाम में उसका इस्तेमाल होता है। इनमें कितनी उसकी सुप्रीमेसी है कि इंडिया में पूछ लो अमेजन, ऐसे फील होता है लोगों को जैसे हमारी खुद की घर की कंपनी। आप समझे? तो ये उसकी हेजेमनी है जो उसने एस्टेब्लिश की है। ये एग्जांपल्स आप ऐसे एज ए सॉफ्ट पावर लिख सकते हो। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, एज ए स्ट्रक्चरल पावर। अब एज ए स्ट्रक्चरल पावर कैसे, और स्ट्रक्चरल पावर क्या होती है? देखो, ऐसा राष्ट्र जिसमें इतनी क्षमता हो कि विश्व की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ले जाए, वो एक तरह से उसकी स्ट्रक्चरल पावर होगी। कैसे? जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, जो विश्व की आर्थिक स्थिति है, विश्व की अर्थव्यवस्था है, उस ग्लोबल इकोनॉमी को, इस ग्लोबल इकोनॉमी को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना। अब पूछोगे सर आप कैसे लेके जा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो आपको ग्लोबल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है। अब ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? आपके सिलेबस के अंदर भी लिखे हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है? पब्लिक गुड्स वो चीज़ें होती है जो सबके लिए, जैसे एक राष्ट्र के स्तर पर होती है, जिसमें मतलब किसी दूसरे को नुकसान भी नहीं होता और सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो पब्लिक गुड्स होते हैं। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? आपके खुद के उसके ऊपर, इंडिपेंडेंट के ऊपर। लेकिन पब्लिक गुड्स में किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ग्लोबल पब्लिक गुड्स में क्या आती है? जैसे जो समुद्री रास्ते हैं, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। दूसरा आपका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो विश्व के अंदर आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका इंटरनेट है, जैसे आपका जीपीएस है। तो ये सारी चीज़ें हम किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं? यूएसए की। ये सब दिया किसने? यूएसए ने। तो एक
ग्लोबल पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कौन कर रहा है आपको? यूएसए। तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि ऑयल जा रहा है, आपके बाकी गुड्स जा रहे हैं, उन सबको सुरक्षा देता है। किसी सुरक्षा, जैसे पायरेट्स वगैरह से, या फिर जो आपके जितने चौक पॉइंट्स हैं, जैसे मलक्का स्ट्रेट पॉइंट है, या फिर आपका जबूती के आसपास का एरिया है, बबल मदाद है, तो यहाँ पे सभी जगह मेडिटेरेनियन सी है, सब जगह यूएसए की आपको प्रेजेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपकी ग्लोबल इकोनॉमी को लेके चल रहा है। तो ये उसने अपनी एक स्ट्रक्चरल पावर हेजिमनी है, इसलिए उसने एस्टेब्लिश कर रखी है। आप समझे? अब जीपीएस देख लो, आज भी दुनिया ने किसी ने कुछ ही बना लिया हो, लेकिन चल आज भी जीपीएस रहा है। नई नई चीज़ें आ रही है। अब किसी ने स्टारलिंक दिया, किसको? स्टारलिंक दिया गया उसको, यूक्रेन को, युद्ध के अंदर। जो उसके प्रेसिडेंट है जेलेंस्की ने डिमांड की थी कि हमारी ये समस्या हो रही है, तो एलन मस्क आए और उन्होंने हेल्प कर दी। आपको लगता है एलन मस्क ने अपनी खुद से कर ली होगी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसमें यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा? तो ये चीज़ें दिखाता है कि आज भी उसका क्षमता है ग्लोबल। वो बोलता है हमारा छोड़ो, पूरी दुनिया के लिए मैं तो ये आपको चीज़ें देता हूँ। इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पावर है। ये स्ट्रक्चरल पावर के उदाहरण होते हैं। आज उसकी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है ना टोटल, उसके अंदर आज भी 20 से 21% हिस्सा किसका है? यूएसए का है, वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, दुनिया का जो ट्रेड होता है ना, उसका लगभग 14% ट्रेड आज भी यूएसए का होता है। आज भी विश्व की जो 5 बड़ी कंपनियां कोई भी मिलेगी ना आपको, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की 5 बड़ी कंपनियां ना, उसमें से आपको 4 यूएसए की मिलेगी। एनी सेक्टर, टेक एनी सेक्टर, चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो प्राइवेट, किसी भी फील्ड में जाओ, डिफेंस हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, आज भी विश्व की 5 बड़ी कंपनियां, मान लो मैं कहता हूँ एविएशन सेक्टर की 5 बड़ी कंपनियां, उसमें से 4 आपको किसकी मिलेगी? आपको यूएसए की मिलेगी। आज बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, इनसे बड़ी कौन सी कंपनी है जो दुनिया में विमान बनाती है? नाम किसका आता है? यूएसए का नाम आता है। आज भी कंटेनर बनाने के लिए भी विश्व के अंदर सबसे बड़ी, अगर आप कंपनियों में जाओगे तो कौन सी मिलेगी? वो रिटेल शॉप में चले जाओ, आपको लीडर है अमेजन, कहाँ का है? यूएसए का है। फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ तो आपको आईफोन मिलेगा, कहाँ का है? यूएसए। जो हमारी चिप्स बनती है, एनवीडिया की है, इंटेल की है, दोनों कंपनियां किसकी? यूएसए की। तो आप ये सोचो, सॉफ्टवेयर में ये जो मैंने किसी भी सेक्टर में पावर कौन है? ये। अब इसके अलावा आप जानते हैं कि जो विश्व के अंदर कुछ संस्थाएं बनी थी, ब्रिटेन वुड्स संस्थान, इन ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में किसका पावर है? कौन इसको कंट्रोल करता है? ये है कौन से? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आज भी चलती किसकी? इसकी। अब अगला जो चैप्टर का भाग था ना, वो रेजिस्टेंस से, वहाँ हम बात करेंगे कैसे इसको चैलेंजेस मिल रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? तो इन ब्रिटेन वुड्स संस्थानों के ऊपर भी आज भी किसका बस चल रहा है? अमेरिका का। और आप जानते हैं, हम मैनेजमेंट का एक कोर्स करते हैं जिसको बोलते हैं एमबीए, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कंसेप्ट कौन लेके आया? ये सिर्फ अमेरिका का कंसेप्ट था। और ये सोचो, आज से 50-60 साल पहले ये कंसेप्ट आया और अभी भी चल रहा है। अभी भी लोग एमबीए कर रहे हैं। और सोचो उस कंट्री ने 50-60 साल में खुद आगे कहाँ पहुँच गया होगा पीछे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये समझना होगा कि यूएसए आज भी एक सुपर हेजमॉन पावर है। यही मैंने आपको यूएसए की हेजमनी के बारे में दिखाया। फिर पिछले कुछ सालों में ना हमने देखा है कि हमारे मेंस के सवाल में कुछ 2 मार्कर में कुछ ऐसे सवाल आए जो कि आइडिया नहीं था कि कहाँ से आए। तो मैं आपको बताता हूँ, वो सवाल इस चैप्टर से आए, यूएसए की हेजमनी से। कैसे आए? यूएसए ने जब अपनी हेजमनी इस्टेब्लिश की 1991 के आसपास, तो सबसे पहले यूएसए ने क्या किया जब हेजमनी इस्टेब्लिश हुई? तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिला, वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये उसने 1991 के अंदर, जैसे ही ये सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस टाइम बुश वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो इसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को, ऐसे तो हम नाम से जानते हैं, इसको फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं, खाड़ी युद्ध। लेकिन ये जो खाड़ी युद्ध था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये जो खाड़ी युद्ध था, ये खाड़ी युद्ध किस नाम से ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और ये एग्जाम में सवाल आया था, आई थिंक ऑपरेशन डिफाइन रीच आया था या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आया था। तो ये फर्स्ट। अब इसके अंदर यूनाइटेड नेशन ने परमिशन दी थी कि ठीक है, आप जाइए और कुवैत को लिबरेट करवाइए, क्योंकि उस वक्त कुवैत के ऊपर इराक ने हमला कर दिया था। तो जब ये गए तो यूएसए
अब इस यूनाइटेड नेशन ने मैंडेट दे दिया, परमिशन देता हूँ, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स गई थी उसमें 75% फोर्स किसकी थी? यूएसए की। तो आप ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक एग्जांपल, और 2 मार्कर में सवाल आया था आई थिंक, ये समझ गए। दूसरा एक और ऑपरेशन बताता हूँ आपको, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, इन्फिनाइट का मतलब यही होता है कि अनंत तक हमारी पहुंच। अब ये क्या था, 1998 के अंदर अलकायदा ने कोई अमेरिका की किसी एम्बेसी पर अटैक किया था, तो उसने अमेरिका ने अलकायदा के अंदर जा कर के बम्बार्डमेंट किया था। ठीक है, सूडान के अंदर भी जो अलकायदा के ठिकाने थे वहाँ पर भी उसके ठिकानों पे उसने बम्बार्डमेंट किया था। आप समझे? तो ये ऑपरेशंस दिखाते हैं कि कैसे उसने खुद की सीमाओं को क्रॉस किया है। एक और ऑपरेशन आप ज़रूर याद रखना, कहीं एग्ज़ाम में आ जाए 2 मार्कर के अंदर और हम हके बके ना रहे, वो था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये क्या था? सबको पता है कि 9/11 पे अटैक हुआ। कहाँ पर अटैक हुआ? हमारे जो इसके अलकायदा ने अटैक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अमेरिका के अंदर। तो ये जो आपका 9/11 का अटैक था ना, इसके अगेंस्ट में अलकायदा और अफ़गानिस्तान दोनों का इन्वेजन किसने किया था? यूएसए ने किया था। ये जो इन्वेजन किया था वहाँ जो उसके ऊपर अटैक किया था, और फिर वहाँ पे जो तालिबान था उसकी सत्ता को वहाँ से उखाड़ फेंक दिया गया। तो ये जो 2001 की घटना है, ये यूएसए ने इसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया था। आप समझ गए? ये चीज़ें ऐसे 2 मार्कर सवाल आ जाते हैं, और ये पार्ट किसका है? यूएसए की मिलिट्री हेजेमनी का पार्ट है। डायरेक्टली सिलेबस में आपको ऐसे कहीं दिख नहीं रहा है, बोला कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से सवाल उठ के आ रहे हैं। आप समझ गए? तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली? यूएसए की हेजेमनी के बारे में बात कर ली। अब हम पढ़ते हैं कि यूएसए की हेजेमनी को रेजिस्टेंस कौन दे रहा है। अब इसका सेकंड सब पार्ट था वो आपका, वो है चैलेंजेस टू यूएस हेजेमनी। अगर मैं यहाँ पे ये पूछता किसी से तो मेरे पास जवाब आते कि सर चाइना यूएसए की हेजेमनी को जवाब दे रहा है, सर रशिया चाइना की हेजेमनी को जवाब दे रहा है। अगर आपने यूएसए की हेजेमनी को समझा होगा ना, तो ये हेजेमनी को चैलेंज देने का मतलब क्या है कि उसकी हेजेमनी को कौन प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है, कौन से गतिरोध हैं, कौन से ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो इसकी हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं। अब ये जो है ना, आप जो बता रहे हो वो मिलिट्री को जो उसकी थ्रेट को देने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आपको बता चुका हूँ कि यूएसए को मिलिट्रीली थ्रेट देना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आप उसके मिलिट्री एक्सपेंडिचर से, उसकी R&D से, उसकी स्पेस पावर से, उसके टेलीकम्युनिकेशन से, उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से आप नहीं जीत सकते। इसीलिए यूएसए की मिलिट्री हेजेमनी को वर्तमान में भी चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन से ऐसे गतिरोध हैं, देखो आंसर को कैसे डायनामिक बनाओगे वो चीज़ यहाँ से फॉलो करना। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, उसी के साथ कुछ संस्थाएं बनी, और उन संस्थाओं में जैसे मैं आपको बताऊं ब्रिटेन वुड संस्थान से। अब ये जो ब्रिटेन वुड संस्थान बने, इसके अंदर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसी के अंदर आपका वर्ल्ड बैंक है, इसी के अंदर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बने। इसके अलावा इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जैसे यूनिसेफ बना, यूनेस्को है, ये जो कल्चर को प्रिजर्व करती है, ये कुछ संस्थान बने। इसके अलावा समय के साथ धीरे धीरे हमने जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए संस्थाएं बनाई, वो बनी। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या गतिरोध होता है। ये एक भाग हो गया। इन सब चीज़ों को मैं एक नाम दे सकता हूं, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। एक उसका ढांचा, उसकी संस्थाओं का ढांचा, जो संस्थाओं के ढांचे बने थे, जो एक समय में यूएसए के लिए काफ़ी फेवरेबल थे, आज उसके लिए चैलेंज बन रहे हैं। क्योंकि ये संस्थाएं कैसे बनाई थी? इन संस्थाओं के बेसिक प्रिंसिपल क्या थे? इन संस्थाओं के बेसिक प्रिंसिपल थे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, फेयरनेस।
अब ये प्रिंसिपल के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या विश्व में तो बदलाव होते रहते हैं। अब इन बदलावों के कारण ये जो संस्थाएं हैं ना, ये अपने आप को डेमोक्रेसी का बिल्कुल एक मेन कॉर्नरस्टोन मानने लगी। और अब क्या हो रहा है, यूएसए इनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा जैसे वो कर पा रहा था। तो सबसे बड़ी समस्या आज यूएसए के लिए उसके द्वारा बने गए संस्थान ही हो गए हैं, क्योंकि ये संस्थान आज डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। और अमेरिका बोलता है नहीं, मुझे मेरी हेजिमनी को आज सबसे बड़ा गतिरोध मिल रहा है, तो मुझे इनकी आवश्यकता है। लेकिन वो नहीं कर पा रहे। आप समझ गए, ये एक बहुत बड़ी इसके लिए प्रॉब्लम हो गई। ये हो गया एक चीज। दूसरा, नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। जो अमेरिका का समाज है ना, अमेरिका के समाज के अंदर कौन से लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सिद्धांत कूट कूट के भरे। और इन सिद्धांतों के आधार पर ही अमेरिका में एक चीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और वो है डेमोक्रेसी। और वहां के लोगों को, एक अमेरिकन सिटीजन को बहुत पावर है, उसके पास अपने विचार रखने का, कितने से कितने क्रिटिकल विचार भी वो रख सकता है। अब हो क्या रहा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ प्रेजेंट का। आज का ही अखबार अगर आपने पढ़ा हो, उस न्यूज़पेपर के अंदर, द हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल आ रखा है, और मेन न्यूज़ पे भी उन्होंने कवर कर रखी है। उसमें क्या हो रहा है, अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, इन अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आसपास लोग रहते हैं, उन लोगों ने और टीचर्स ने इकट्ठे होकर के वो विरोध कर रहे हैं। अब वो किसका विरोध कर रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं जो इज़राइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर अत्याचार किए। आप जानते हैं अक्टूबर 7 को अटैक किया गया था इज़राइल की लैंड पे, लेकिन जिस तरह से एक मिलिट्री ऑपरेशन एक स्टेट के द्वारा पैलेस्टीनियन लोगों पर अत्याचार के रूप में उभरा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडी हुई, कई लोग मरे, उसमें हॉस्पिटल्स के उसे बम्बार्डमेंट किए। वी डोंट नो द रीजंस, लेकिन किए। इसने किसको प्रोवाइड किया? इसने अमेरिकन सोसाइटी को प्रोवाइड किया, क्योंकि उनके विचार कैसे हैं? उनके खुले विचार हैं, और वो मानवता को सबसे ऊपर रखते हैं। अब मानवता को जब वो ऊपर रखेंगे, मानवता को जब आप ऊपर रखोगे, तो मानवता को ऊपर रखोगे तो क्या होगा? आप अत्याचार को सपोर्ट नहीं करोगे। तो आज अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर विरोध हो रहा है। जो UCLA बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर आर्टिकल था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजल्स। तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस ने एक्शन किया। और हो क्या रहा है, जो यूएसए ने अपनी एक हेजिमनी एस्टेब्लिश कर रखी थी, उस हेजिमनी को यूएसए की जो अमेरिकन सोसाइटी है, वो खुद आज एक चैलेंज कर रही है। जो यूएसए सपोर्ट करता है कि इसको, इजराइल को आंख बंद करके, उसको सपोर्ट नहीं करने दे रहा। क्यों? जब होगा क्या, आपके अपने लोग पैलेस्तीन के सपोर्ट में बोलने लगेंगे, तो क्या सरकार इजराइल के साथ बोल सकती? नहीं, क्योंकि यूएसए में है क्या? डेमोक्रेसी। और यूएसए के अंदर सरकार बनती कैसे? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे। अब जो व्यक्ति, अब लोग चाहते हैं कि इजराइल का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, लोग चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारा अमेरिका चाहता है कि इजराइल का सपोर्ट ना हो, पर मैं ये कहता हूँ अगर मान लीजिए उसकी 10% पॉपुलेशन भी ये चाहती है कि इजराइल का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, फ़लस्तीन के ऊपर अत्याचार किए गए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, तो होगा क्या? वो मैंडेट इलेक्शन के अंदर दिखाई देगा। और जब इलेक्शन के अंदर मैंडेट दिखाई देगा, तो वो जब वहाँ के लीडर्स हैं, वो जो दोनों भी पार्टी के, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो क्या करेंगे? वो इजराइल की जगह फ़लस्तीन या फिर न्यूट्रल होने का प्रयास करेंगे। तो हुआ क्या? जो यूएसए की हेजेमनी वहाँ इफेक्ट होगी, और वहाँ पे जगह किसको मिलेगी? चाइना जैसे प्लेयर्स को, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो ये एक्चुअली यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज कौन कर रहा है? एक, मैंने आपको बताया, जो संस्थान यूएसए ने बनाए थे, वही संस्थान आज उसके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। समझ गया? आज वो संस्थान क्या बोल रहे हैं? एक सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो ओपन नेचर की हमारी अमेरिकन सोसाइटी है, वो खुद जो इतने सालों से बनी है, वो विरोध कर रही है। अब इसके अलावा एक जो नाटो अलायंस बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक की सिक्योरिटी के लिए बना था, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब क्या हो रहा है, इसके जो पार्टनर्स हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल का नाम दूं, टर्की, वो इसका पार्टनर है।
अब टर्की इनके खिलाफ है, और टर्की ने क्या किया अभी रिसेंटली, इसने जो इजराइल को सपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसने कई पोर्ट बंद कर दी। तो अब है किसका टर्की अलाई? वैसे तो यूएसए का, क्योंकि नाटो का सबसे सुप्रीम लीडर कौन है? यूएसए। उसी के इशारों पर सब नाचते हैं। अब वहाँ भी उसको क्या हो रहा है, चैलेंजेस मिल रहे हैं, और इस नाटो के दम पे यूएसए अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने का सोच रहा था। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल जो आपके विचारों में ना आए होंगे। अब इसके आगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप ये देखिए, इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स है, जैसे जो कोल्ड वॉर के टाइम पे राइज हुआ किसका? चाइना का। और किस प्रकार से? इकोनॉमिकल। और केवल इकोनॉमिकल नहीं था, इस राइज ऑफ चाइना में इसको सपोर्ट किया था यूएसए ने। पर यूएसए ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसने सोचा मैं चाइना का यूज़ P5 में उसको लेके आया, बोला मैं ये इसका यूज़ करूँगा किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। पर हुआ क्या? रशिया तो एक सेकंड अलाई बन गया। किसका? चाइना का। ये एक ऐसी पावर राइज हो रही है जो यूएसए को इफेक्टिवली चैलेंज कर रही है, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कवरी के अंदर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, क्योंकि चाइना कॉपी मास्टर है। जो टेक्नोलॉजी यूएसए ने अपनी कंपनियां वहाँ लगा दी, बोला चीप लेबर मिल रहा है वहाँ, उसने वो सारी टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली, और अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी वो अपनी पावर एस्टेब्लिश कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज कर रही है। इसके अलावा जो ग्लोबल साउथ है, वो खुद को चाइना के ज़्यादा करीब पाता है बजाय कि यूएसए के। तो यहाँ से चाइना की लोगों में एक विश्वास बन रहा है। हालांकि हम उसको डेप्थ डिप्लोमेसी कहते हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है कि जो आकर्षित कर रही है। अब उसका रीज़न क्या है? एक, चाइना के पास मनी पावर है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक राइज हुआ है, तो पैसा इसके पास है। और मैंने कहा विश्व में सारी चीज़ें किस चलती है? इकोनॉमी से। तो इस कारण से चाइना की तरफ कंट्रीज आकर्षित हो रही है। और ये कौन सी कंट्री है? ये विश्व की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक है। इंडिया को छोड़ दीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश हैं, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इवन बांग्लादेश भी है, नेपाल है, वियतनाम है, लाओस है। तो ये चीज़ें, ये जो है ना कंट्रीज, ये उसके सपोर्ट कर रही है। तो ये एक इफेक्टिवली चाइना को दे रहा है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर P5 नेशन है, उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की बात काफ़ी बड़े लेवल पे चल रही है। तो ये जो रिफॉर्म्स की बात चल रही है, ये रिफॉर्म्स भी यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, यूएसए की जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी? वीक। डेफिनेटली वीक होगी। क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कितनी बार, अब जैसे जो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और रशिया और यूक्रेन के अंदर कितने भरसक प्रयास किए, लेकिन फिर भी यूएसए इफेक्टिवली रशिया को कंटेन नहीं कर पाया। आप समझ गए? और जब वो उसने कंटेन करने का प्रयास किया, तो इधर से चाइना ने एक नया फ्रंट खोल दिया, और वो कौन सा था? मिडिल ईस्ट वाला। बड़ी मुश्किल से यूएसए ने अब्राहम अकॉर्ड करवाया था। किसके बीच में? अब्राहम अकॉर्ड। और इस अब्राहम अकॉर्ड में यूएसए ने इजराइल के रिश्ते अरब देशों से सही करवाए थे, उनको नज़दीक लाया था, जो अभी तक देखा नहीं गया काफ़ी लंबे अरसे के, दशकों के इतिहास में। चाइना ने वहाँ पे एंट्री मारी, और जो दो आर्च राइवल हैं, कौन? सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों को साथ लाके खड़ा कर दिया। और चाइना यहाँ नहीं रुका। चाइना ने क्या किया, इसके बाद जिनके साथ रिश्ते सुधरे थे ना, उसी रिश्तों के लिए पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल का एक द्वंद्व शुरू हो गया। और इस द्वंद्व में पैलेस्टीन की सपोर्ट के लिए कौन से देश आ गए? अरब देश। अब जब अरब देश पैलेस्टीन की सपोर्ट के लिए आ गए, तो ऑटोमेटिक ये जो अब्राहम अकॉर्ड था वो फेल होने लगा। अब जैसे आप जानते हैं कि इन अरब देशों के साथ संधि बना करके, इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बना करके IMEC कॉरिडोर बनाने की एक मुहिम चलाई गई। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया गया। अब इसको झटका कैसे दिया?
बोला इजराइल का पोर्ट था तो इजराइल को युद्ध के अंदर इन्वॉल्व करवा दिया। मिडल जो अरब देश थे शांति से भी चल रहे थे, वहाँ पे कोई ना कोई द्वंद्व खड़ा कर दिया। अब किसी न किसी देश में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो ये एक यूएसए की हेजमनी को चैलेंज करने के लिए ये जो कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ फॉल्ट लाइन बन रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है, फॉल्ट लाइन है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो इजराइल और अरब में चल रहा है ये कुछ नहीं है, एक नई फॉल्ट लाइन है। ये बहुत पुरानी फॉल्ट लाइन है जिसको समय समय पर कई लोगों ने इस्तेमाल किया है, पर इस बार इस फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल एक नया राष्ट्र कर रहा है। और इस फॉल्ट लाइन के आधार पर ही अब ये चाइना क्या कर रहा है, वो लोगों को आइडियोलॉजिकल बेसिस पे अलग कर रहा है। इन आइडियोलॉजिकल बेसिस पे लोगों को अलग करने के बाद ये फिर इनका क्या करवाएगा, पोलराइजेशन कराएगा, ध्रुवीकरण कराएगा। ध्रुवीकरण दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि ये सारी घटनाएं ये एक साथ चलती है, हमें दिखती नहीं है। और जैसे ही पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होने के बाद आप देखोगे अलायंस बनेंगे। आज मैं आपको कहूँ अलायंस दिख रहे हैं कैसे, चाइना साथ में कौन खड़ा है, रशिया साथ में कौन खड़ा है, ईरान साथ में कौन खड़ा है, टर्की साथ में कौन है, पाकिस्तान। ये आपको अलायंस नहीं तो क्या है, आप बताओ। इसमें से किसी एक को तोड़ के दिखाओ, आप नहीं तोड़ सकते। इसके अंदर कंट्रीज जुड़ती जाएगी, टूटेगी नहीं। और ये कोई छोटी मोटी कंट्रीज नहीं है, आप समझ गए। अब इसके अलावा और भी कई मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो चाइना के साथ अभी जुड़े नहीं हैं, परंतु उसने उसको इतना पोलराइज कर लिया है कि जो सऊदी अरेबिया था ना, आज यूएसए के साथ नहीं है। अदरवाइज क्या, जब इसके सामने वर्सेज ये टीम बनती, इस टीम के अंदर सऊदी अरेबिया होना था, लेकिन सऊदी अरेबिया को यहाँ से काट दिया। अब पहले यहाँ से काटा है, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ से काट के अपनी टीम के अंदर मिला देगा। अगले को वीक करना और खुद को पावरफुल बनाना, यही यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए चाइना है। लेकिन ये फैक्टर, चाइना एक फैक्टर है, आप समझ गए। और इसके साथ ग्लोबल साउथ का आप उदाहरण दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है, यूएस हेजेमनी एंड इट्स रेजिस्टेंस, ये होता है कंप्लीट। और मैं इस पर एक सवाल देता हूँ, ये सवाल भी आपका 10 मार्कर का है। होपफुली इसको आप 100 to 150 वर्ड्स में लिखें, कोई इशू नहीं है। हाउ changing geopolitics of Middle East is leading to a new world order. पश्चिमी एशिया की बदलती हुई भू राजनीतिक व्यवस्था कैसे एक नए विश्व क्रम को जन्म दे रही है, समझाइए। इस प्रकार के सवाल आजकल हमारे मेंस में आ रहे हैं जो पिछले पहले पूछे गए। इसको अटेम्प्ट करें, काफ़ी अच्छा सवाल है कि हाउ चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट इज लीडिंग टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो पश्चिमी एशिया है उसकी बदलती हुई भू राजनीतिक व्यवस्था कैसे एक नए विश्व क्रम को जन्म दे रही है। तो आप जानते हैं यहाँ पे नया फैक्टर प्ले कर रहा है, कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो आप ये वाला डायग्राम इसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो आप खुद सोचना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, वी विल मीट अगेन टुमारो। और ये आप प्रयास करते रहें और आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही होगी, आपका सिलेबस भी क्लियर हो रहा होगा। मेंस काफ़ी नज़दीक हैं, 3 महीने बचे हैं, प्रयास करें। बेस्ट विशेस फ्रॉम द टीम मेंडेरियन। थैंक यू सो मच।